गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आपका चैप्टर है पी ब्लॉक। हम आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर पे हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब टिल नाउ हम ग्रुप 13 पे ही फंसे हैं, ग्रुप 13 ही कर रहे हैं। सो सिलेबस ये है, आपको जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या वेरिएशन आता है डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ये है। सो up till now, let me ask you some questions before. What is the trend of atomic size? Atomic size. गुड़िया, पहले आप जवाब दोगे। एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है? What is the trend of atomic size down the group in group 13? Just a second. ये मैम बोरान सबसे छोटा होगा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। फिर से बोलना बेटा। बोरॉन से बड़ा क्या होगा? बोरॉन के आगे क्या होगा? ये है ना, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, डाउन द ग्रुप है। बताओ एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है? सबसे पहले नंबर पे क्या है? बच्चे फिर से रिपीट करना है, वुडंट हियर यू। आवाज है क्लियर? हाँ जी, अनुष्का आप बताओ एटॉमिक साइज का ट्रेंड बताओ ग्रुप नंबर 13 का, डाउन द ग्रुप। मैम आपका माइक ऑफ है। ओह गॉड, आई एम सॉरी। हाँ जी अनुष्का आप बताओ कि डाउन द ग्रुप ये एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है? मैम इंक्रीज करता है। हाँ वो ठीक है, इंक्रीज करता है। ग्रुप नंबर 13 में क्या है? एलिमेंट्स को अरेंज करो एटॉमिक साइज का। मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। मैम बोरॉन, ठीक है, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम। देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, थैलियम। यस मैम। बोरॉन के बाद गैलियम है ना, फिर यस मैम। एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, है ना? क्या रीज़न है गैलियम को यहाँ क्यों डाला एल्यूमिनियम से, जबकि ये है तो ग्रुप में से नीचे है? क्या रीज़न है? क्या रीज़न है कि इससे ग्रुप में नीचे होने के बावजूद भी जो है इसका एटॉमिक साइज जो है इससे छोटा पड़ गया एल्यूमिनियम से? मैम क्योंकि गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा ये नहीं है। फिर न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता है, ये बात मैंने बोली थी, पर नंबर ऑफ जो है शेल्स भी होंगे ज़्यादा, इंक्रीज करेंगे तो वो शेल्स जो है जो है ना वो ज़्यादा ओवर पावर कर लेंगे न्यूक्लियर चार्ज को। वो फैक्टर ज़्यादा ओवर पावर करेगा जिस वजह से जो है एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो ये तो बड़ा होना चाहिए था। इसका नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा है गैलियम के एल्यूमिनियम से। तो ऐसा क्या है? यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ 4 शेल है।
मैम इसका आयनाइजेशन एनर्जी मुस्कान, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है कि जो है बच्चे ने सही जवाब दिया, इन्होंने सही जवाब दिया कि ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड है। जस्ट सेकंड क्लियर करने दो मुझे। एटॉमिक साइज का ट्रेंड ये है, बोला पहले बोरॉन है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। एटॉमिक साइज का ये ट्रेंड है, ऐसे इंक्रीज करेगा। पर ये जो है हम ग्रुप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि गैलियम है एल्यूमिनियम के बाद आता है, गैलियम एल्यूमिनियम के बाद आता है, तो ये ऐसे उल्टा कैसे हो गया? थ्री डी मैम इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट अफेक्ट करेगा? हाँ ठीक है, आधे थोड़ा आगे जा रहे हो आप। शील्डिंग इफेक्ट सही बोला। किसका शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट किसकी बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा ध्यान से देखो, यहाँ गैलियम है, मैम माइक ऑफ हो गया है। ओके। हाँ अब आंसर बताओ। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ हिंट दिया है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एल्यूमिनियम की देखो, फिर गैलियम की देखो, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है, फिर आंसर बताओ। शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल सही बोला। अभी आधा पहुंचे हो, आधा रास्ता। बच्चे ये चैप्टर मैंने जल्दी ख़त्म करवाना है। पता है क्या बात है कि 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आपके, बोला नहीं इनइफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग में सबसे अच्छा जो है, एक एस है, एक पी है, डी है और एक एफ है। सबसे अच्छे शील्डिंग में एस वाले हैं, फिर पी, फिर डी, फिर सबसे कम जो है बुरी शील्डिंग डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। एफ इलेक्ट्रॉन सबसे पुअर, डी इलेक्ट्रॉन सबसे उससे कम, बी जो है उससे थोड़ा बढ़िया, एस सबसे बढ़िया करते हैं एस वाले। और पेनिट्रेशन पावर में भी ऑर्बिटल्स में जो है, सब शेल्स में सबसे अच्छी जो है पेनिट्रेशन पावर एस वालों की है, यानी कि न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब भी है जो एस वालों की। फिर उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ, यानी कि एफ ऑर्बिटल्स जो है दे टेंड टू मूव फार, मतलब कि ज़्यादा की जो है न्यूक्लियस की तरफ नहीं घुसे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है एस वाले होते हैं करीब न्यूक्लियस के, पेनिट्रेशन है उनकी ज़्यादा न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। और साइज का क्या ट्रेंड है? एसपीडीएफ में साइज का क्या ट्रेंड है? क्या ट्रेंड है साइज का एसपीडीएफ में? कौन बड़ा? एफ। हाँ ये है ना, सबसे बड़े एफ है। ये ट्रेंड है आपका इंक्रीजिंग साइज एंड इंक्रीजिंग एनर्जी। जहाँ साइज और एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना, वो ये ट्रेंड है। लेकिन इससे उल्टा ट्रेंड होगा जब पेनिट्रेशन पावर के लिए जो है उल्टा ट्रेंड होगा, यानी कि सबसे करीब जो है न्यूक्लियस के वो एस वाले। और शील्डिंग इफेक्ट के लिए भी उल्टा, सबसे जो है एस वाले जो है ज़्यादा करीब होंगे। जो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब उतना ही स्टेबल, उतना ही लेस जो है मतलब उतनी रिलक्टेंस, मतलब कि ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे रिएक्शन में। ठीक है ना? तो यार जैसे मैंने बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में ना 21 to 30 जो है आपके 3D एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी इलेक्ट्रॉन्स है ना जिनके 3D, वो 3D पहले फिल हुए, फिर जाके आपका गैलियम आया। इनके बीच में जो है एलिमेंट्स, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन देम। ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है 21 to 30 जिनके 3D 10 फिल होंगे, फिर जाके बाद में जो है ये आएगा, है ना? तो इसके 3D 10 फिल्ड होंगे। और हमें पता है हमारे जो डी इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो हैवी डी वाला, एनर्जी हाई है, साइज भी बहुत ज़्यादा है ना। साइज के मामले में भी सबसे यही है ना, साइज एस पी डी एफ।
एफ वाले सबसे बड़े, फिर उसके बाद डी। ये जो ट्रेंड है आपकी स्क्रीन में, ठीक है। तो डी वालों का साइज है वो बहुत बड़ा है। डी जो है सब शेल्स, उनका साइज इतना बड़ा है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें काफ़ी जगह मिल जाते हैं, जिस वजह से जो है वो अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक जाने से नहीं अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाते। बोलते हैं ना जैसे धूप है जो है छन के वो छन्नी, मतलब छन्नी टाइप जो होती है ना खिड़की, उससे अंदर आ सकती, कुछ वैसा ही है। यानी कि डी वाले जो है, डी और एफ वाले इतनी अच्छे से शील्डिंग नहीं करेंगे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जिस वजह से जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4s और 4p वाले, वो अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, है ना। डी वाले जो है ना वो इतनी अच्छे से शील्डिंग नहीं करेंगे बाहर वालों की, लेकिन यहाँ पे तो एस वाले हैं 3s 3p, अंदर के जो है यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स का पंगा नहीं है। डी और एफ जहाँ पे इन्वॉल्व हुए ना अंदर वैलेंस शेल्स के, वैलेंस जो शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर आपने देख लेना है डी और एफ है। जहाँ डी और एफ है आपने समझ जाना इनइफेक्टिव शील्डिंग होगी, इस वजह से जो है अंदर की तरफ वो जो है वो खिंचता चला जाएगा, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, बोलेगा भाई ये जो है डी और एफ ये मेरे साथ ही है, इन्होंने तुम तक पहुंचने में मेरी मदद की, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है कि मैं तुम तक अपनी पावर जो है पहुंचा सकता हूँ और तुम्हें अपनी तरफ खींच सकता हूँ, जिस वजह से इनइफेक्टिव शील्डिंग इज द रीजन। ठीक है, अब दूसरा बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताओ मुझे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताओ ग्रुप 13 का। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मुस्कान। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13। आ भी रही है आवाज। बोलो जल्दी बेटा, आंसर दो, कोई भी दे दो आप में से। मैम डिक्रीज करेगी। हाँ नहीं 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 बेटा, ग्रुप 13 की बात कर रही हूँ ना, अरेंज करो एलिमेंट्स को। बोरॉन है आपका, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताओ, इंक्रीजिंग में अरेंज करो, सबसे छोटे वाले को पहले रखो। सबसे छोटी किसकी है? नहीं चलो मैम इंडियम इंडियम की है। चलो बोरॉन से शुरुआत करो। यहाँ पे क्या है, बोरॉन एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? बोरान की है मैम। हाँ ठीक है। हाँ और अब बताओ एल्यूमिनियम और गैलियम में किसकी है? बोरॉन की। एल्यूमिनियम और गैलियम में? नहीं 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 गैल गैलियम की है। जस्ट सेकंड बेटा, मैंने बोला ना कि सबसे छोटे वाले, सबसे बड़ी, जिसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको सबसे पहले रखो। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है जिसकी, उसको सबसे पहले रखो, वो आगे आपकी बोरॉन। ठीक है, हाँ ज़्यादा से कम पे जाओ। अब सबसे ज़्यादा है आपके बोरॉन की, अब ज़्यादा, अब अगला ना सेकंड नंबर किसका है? मैम थैलियम होगा ना इसके बाद, बोरान के बाद। थैलियम कैसे बेटा? रीजन भी एक्सप्लेन करो, थैलियम क्यों होगा? मैम इसका 589 होता है ना। बेटा अब आपको पेपर में ये वैल्यूज तो चलो आपने पढ़ ली होंगी ना, बट पेपर में अगर ऐसे नहीं दी गई तो आंसर कैसे दोगे? क्या रीजन है, थैलियम की इतनी ज्यादा क्यों है?
दिस इज द ट्रेंड ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट, पहली. पहला वाला तो क्वाइट एक्सपेक्टेड है ना. एटॉमिक रेडियस छोटा है ना, उस वजह से जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है काफ़ी ज़्यादा है बोरॉन की एल्यूमिनियम से. फिर यहाँ पे उल्टा कैसे पड़ गया, क्या रीज़न है? एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करो ना बेटा. कि एटॉमिक रेडियस हमने बोला नहीं, अभी पढ़ा था कि गैलियम का एल्यूमिनियम से जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो कम है. बोला था ना अभी गैलियम का Yes, एटॉमिक ma'am. रेडियस कम है. तो एटॉमिक रेडियस कम क्यों है? क्योंकि इंटरवीनिंग जो इसके अंदर के 3D इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले शेल्स में, जो बाहर के सबसे आउटर वैलेंस शेल है उस तक न्यूक्लियर जो है उसकी जो पॉजिटिव फील्ड है उसको जाने से नहीं रोक पाते, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिस वजह से जो बाहर वाले हैं उनको जो है पॉजिटिव का, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें अंदर के न्यूक्लियस का पॉजिटिव अट्रैक्शन जो है खींच लेता है अंदर की तरफ, जिस वजह से गैलियम का जो है वो जो साइज है डिक्रीज करने लगता है और एल्यूमिनियम से भी कम चला जाता है. जो ये डी इलेक्ट्रॉन्स है, एफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर वेरी मतलब वेरी पुअर इन शील्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ देखो ना जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उसमें आंसर. अच्छा, मेटल्स बताओ, इसमें मेटल कौन कौन से, नॉन मेटल कौन कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन कौन से? बोरॉन क्या है गुड़िया बच्चे, बोरॉन क्या है? मैम मेटलॉइड है वो. पक्का? यस मैम. बाकियों को क्या लगता है बोरॉन क्या है? मैम मेटलॉइड ही है. यूजुअली हम बाकी इसको 4 मेटल में नहीं मेटल्स हैं. इन्वॉल्व करते. नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जैसे बाकियों के कंपैरिजन में ना नॉन मेटालिक है, अपने अपने ग्रुप में सबसे नॉन मेटालिक यही है. हाउएवर इसकी जो है मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज दोनों शो करता है. नॉन मेटालिक थोड़ी ज़्यादा ओवर पावर कर जाती है, इसलिए हम इसे नॉन मेटल ही कंसिडर करते हैं. बट इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल, कहीं मेटल बोलते हैं, कहीं नॉन मेटल बोलते हैं, कोई बोलते हैं मेटलॉइड है प्रॉपर्टीज मेटल की. बट चार्ज इतना छोटा है कि जिस वजह से जो है मेटल की प्रॉपर्टीज हैं वो कम है एज कंपेयर टू नॉन मेटालिक, क्योंकि इसमें कोई लस्टर नहीं है, डक्टाइल नहीं है, कोई वो शीट्स नहीं बनाता है, कोई वो ड्रॉन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, B3 पॉजिटिव आयन ऐसे आसानी से नहीं बन जाता, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है. बट हैं, थोड़ी बहुत हैं, थोड़ी बहुत है, ड्यू टू विच इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ मेटलॉइड. बट यूजुअली हम इसको मेटलॉइड में नहीं पढ़ते. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉन मेटल. यू शुड कंसिडर इट इज एज अ नॉन मेटल. ओके, सो वी वर ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो डेंसिटी की बात करें ग्रुप 13 में, डाउन द ग्रुप है आपकी डेंसिटीज जो है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक मास जो है डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी आपकी. और वैसे भी वो जो है 4F और D और F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेस शील्डिंग हुई, जिस वजह से just a second.
जस्ट सेकंड, ये माउस है मेरे ब्रदर ने लिया है, मैं ज़रा उससे लेकर आती हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है इसकी मेरा। अंशु मेरा माउस तुमने लिया हुआ है? माउस मेरा तुमने लिया है? माउस किधर लिया मेरा? खेल रहे थे कोई? क्या मम्मी? मम्मी क्या? वो गुड्डा नहीं है ना अपना लेफ्ट राइट से उसे कौन सा वाला? वो उसने ऐसे बाहर टेबल पर नहीं दिया था? मुझे छोटा पर्पल देखा। हाँ, कौन ले गया? और उस दिन पिंकी वाला जिससे मुंडा ही बड़ा शरारती है। ये जो इन्होंने दूसरे बुक कराया था बाहर। हाँ, हुआ क्या? नहीं, वो दूसरे ले गया कोई। नीचे तो नहीं गिरा हुआ उस साइड से। नीचे गिरा हुआ, सामने नहीं गिरा हुआ, पता नहीं लगा। मुझे इधर नहीं आया। ओके, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। हाँ जी बच्चे, बड़ी जल्दी आ गए। हाँ जी, आप आ गए हैं तो फिर आप क्लास में लेट आने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ जी, एटॉमिक रेडियस का ना ट्रेंड बताओ ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताओ। जस्ट सेकंड, इफ आई एम एबल टू हियर यू। ओके, वॉइस भी ठीक है। हाँ जी, जल्दी बोलो बच्चे। सोफिया। यस मैम। हाँ, ये बताओ, ये ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। मैम राइट टू लेफ्ट जाते हैं किसी पीरियड में तो नहीं नहीं नहीं, जो बेटा, एटॉमिक ग्रुप रेडियस नंबर होती है 13 वो में, ग्रुप नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे ना एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पे एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं, आप इनको अरेंज करो इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। बच्चे, आपकी आवाज़ क्लियर मैम इंक्रीज हो। नहीं। हाँ ठीक है बेटा, वो तो ठीक है ना, ग्रुप नंबर 13 में बात कर रही हूँ मैं। डाउन द ग्रुप जो है आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है ना? तो बताओ फिर कि यहाँ पे क्या ट्रेंड होगा ये जो है एटॉमिक रेडियस का। मैम बोरॉन की सबसे कम होगी और ऐसे इंक्रीज करते थैलियम की सबसे ज्यादा होगी। हाँ, पहले बोरॉन की सबसे कम हो गया एटॉमिक रेडियस, फिर उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या है? गैलियम की होगी ज्यादा।
उसके बाद एल्यूमिनियम की होगी। हाँ जी। यस मैम। हाँ बढ़िया। इंडियम फिर थैलियम। हाँ ठीक है। हाँ जी। ऐसा क्यों? गैलियम एल्यूमिनियम में जो है आपकी गैलियम की क्यों है यह, लेकिन ये तो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करती है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? रीजन? मैम क्योंकि गैलियम से पहले ग्रुप जो डी आता है उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। हाँ वेरी गुड। 3D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल्स हैं, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर वाले, सबसे बाहर वाले इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अच्छे से शील्ड नहीं करते। ठीक है, ये बार बार बोल दिया गया है। चलो। यस मैम। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। साथ साथ में पढ़ते जाओ, ये एक तरह से आपके लिए ही है, पढ़ लोगे और साथ साथ में लिख भी लोगे तो आपका बहुत फायदा एनसीईआरटी का ही है। डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप जाएंगे बोरॉन से एल्यूमिनियम पे। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जितना कम एटॉमिक रेडियस होगा ना उतना ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ज्यादा वो क्षमता होगी, है ना। डाउन द ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले तो फर्स्ट डिक्रीज करेगी बोरॉन टू एल्यूमिनियम, जो कि नेचुरल है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन से ज्यादा है। फिर उसके बाद भी डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देन इंक्रीजेस मार्जिनली। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक रेडियस की वजह से जो है इसके जो काफी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो जो जनरल ट्रेंड है उससे अलग चली गई हैं। कर लेना नोट, ये ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बोरॉन एल्यूमिनियम नोट करने की कोई बात नहीं है, बट ये आपने जनरल ट्रेंड नोट करना है कि सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम किसकी, सबसे ज़्यादा बोरॉन की, तो सबसे छोटा रेडियस उसी का है। फिर आपका जो है गैलियम मार्जिनली इंक्रीज किया, मार्जिनली है ना, गैलियम का थोड़ा सा फर्क है क्योंकि जो साइज है गैलियम का एल्यूमिनियम से कम है। फिर उसके बाद है इंडियम, फिर थेलियम। वही रीज़न है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है आपका। यूजुअली ट्रेंड जो होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप है वो डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। बट यहाँ पे आपको पता है रेडियस जो है झोल है उसमें, रेडियस में, क्योंकि यहाँ पे गैलियम इंडियम थेलियम इन तीनों में जो है इंटरवीनिंग डी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3D, यहाँ पे 4D, यहाँ पे 4f5d है ना, यहाँ पे तो काफ़ी है 4f5d, जिस वजह से जो है एटॉमिक रेडियस में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है। ओके, सबसे ज़्यादा बोरॉन की, फिर उसके बाद है आपका थैलियम, फिर उसके बाद इंडियम। बोरॉन, थैलियम, इंडियम, फिर है आपका गैलियम, सबसे कम है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है आपके एल्यूमिनियम की। ठीक है, ये ट्रेंड याद करना। बोरॉन आपका नॉन मेटालिक इन नेचर है, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, इट एग्जिस्ट्स इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। Rest of the members are soft metals with low melting point and high electrical conductivity. It is worthwhile to note that gallium with unusually low melting point could exist in liquid state during summer. Its high boiling point is this makes it a useful material for measuring high temperatures. Densities of the elements it increases down the group due to increasing atomic mass. अब आगे हम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम इनकी बात करें, माइक तो नहीं ऑफ किया मैंने, एक तरह से एक एनसीईआरटी की आप बुक ही पढ़ रहे हैं, आपके लिए अच्छा है काफ़ी, कि इसमें जो चैप्टर में काफ़ी रीडिंग है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कितना +1 +3 +2 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ कर सकते हैं, कितने जो हैं उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे, तो कितना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है। Trends in chemical reactivity. Due to the smaller size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpies is very high.
दिस प्रिवेंट्स, बोरॉन का साइज सबसे छोटा है जिस वजह से उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाना तीन, उसके जो तीन जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1 इनको निकाल पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है ये +3 B3 पॉजिटिव आयन नहीं बनाता। इस वजह से इतना छोटा साइज है ना, जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड ही बनते हैं। B3 पॉजिटिव है ना, B3 पॉजिटिव हमेशा कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। पढ़ा है ना फेजान्स रूल में, जितना छोटा कटायन है जितनी उसकी ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है 3 है ना, एक तो 3 है ऊपर से 3 पॉजिटिव चार्ज ऊपर से छोटा साइज, जिस वजह से जो है अनाइन जो होगा ना जिसके साथ एसोसिएट कर रहा होगा वो जो है अनाइन के क्लाउड को उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, जिस वजह से जो है जो चार्जेस हैं वो पोलराइज हो जाएंगे और एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जिस वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। फेजान्स रूल याद कर लो, है ना। But as we move from boron to aluminium, the sum of the first three ionization enthalpies of aluminium considerably decreases and is therefore able to form aluminium ions. In fact, aluminium is a highly electropositive metal. However, down the group due to poor shielding effect of intervening d and f orbitals, due to poor shielding effect of अंदर के जो d and f orbitals हैं, increased effective nuclear charge holds ns electrons tightly, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी है, ये भी याद कर लो, ये मैं कल पूछूंगी आपसे। एंड देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इन फैक्ट इन गैलियम इंडियम एंड थेलियम बोथ +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements aluminium, gallium, indium, thelium. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, ये वो ट्रेंड है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपका जो है बोरोन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, हालांकि कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाएगा उसमें B3 पॉजिटिव में। The compounds in +1 oxidation state, as expected from energy considerations, are more ionic than those of +3 oxidation state. In trivalent state, the number of electrons around a central atom in a molecule of the compounds of these elements will be only 6. Such electron deficient molecules will have tendency to accept a pair of electrons to achieve stable electronic configuration and thus behave as Lewis acids. क्या बात हो रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आपकी, इनकी NS2 NP1 है ना, NS2 NP1। तो ये यूजुअली या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या इन तीनों को लूज करके जो NS2 NP1 +3 है ना। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं आपके ग्रुप नंबर 13 में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब हम सोचेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे ग्रुप 1 है ना उन सब की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 में, ग्रुप 2 है उन सब की +2। हम सोचेंगे ग्रुप 3 है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है निकल जाएंगे, +3 है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये +1 भी शो करते हैं। और जो आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप बोरॉन से गैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा चलता है, ऊपर जो है +3, नीचे जाते जाते जो है कंपाउंड्स आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चलने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो मैं अभी आपको समझाती हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये याद रखना। बात ऐसी है कि सबसे पहली बात है कि जो आपके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम जो है आपके सिर्फ और सिर्फ शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड्स, बट द रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम सिर्फ +3, बोला ना नीचे जाएंगे +1 जो है ज़्यादा इंक्रीज करेगी। गैलियम, इंडियम, थैलियम दे +3 के साथ साथ जो है इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 के साथ साथ +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इन एडिशन टू +3 दे ऑल्सो शो +1।
यानी कि बोरोन एल्यूमिनियम तो सिर्फ +3 के साथ जुड़े हैं, गैलियम इंडियम थेलियम जो है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। और वैसे ही मैंने बोला कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप बोरॉन से थेलियम तक पहुंचते पहुंचते जो है घट जाती है और +1 वाले की इंक्रीज करती है। इसीलिए जो आपका लास्ट एलिमेंट है ना, इन दिस इज द रीजन वाई जो आपका लास्ट एलिमेंट है, आई एम सॉरी, थेलियम, जो लास्ट एलिमेंट है आपका थेलियम, उसमें जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +3। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थेलियम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +3, जिसका मतलब है कि यही रीजन है कि आपके जो कंपाउंड्स है ना थेलियम क्लोराइड में, इसका जो हलाइड है, क्वेश्चन आएगा थेलियम क्लोराइड और थेलियम ट्राइक्लोराइड में स्टेबल कौन सा है, तो आपने सीधे बोलना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है थेलियम में, ठीक है, डाउन द ग्रुप। और इसका रीजन एक ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इसका ये रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि +3 शो करना चाहिए था, लेकिन नीचे जाते जा रहे हैं तो +1 हो रही है, +3 के साथ साथ +1 हो रही है, और +1 जो है नीचे ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह से। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप डिफाइन क्या करेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट है कि जो है आपके, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो आप, ये इन सब की नोटिस करो, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, S के साथ P है, 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 5s2 6s2 6p1 है ना, S के साथ P है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये जो वैलेंस शेल में जो है ना, वैलेंस शेल में जो है, वैलेंस वाले में जो है ये S इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये S वाले जो हैं जितने भी 2s 3s 4s 5s, इनका रिलक्टेंस मतलब कि थोड़ा सा वो है, वो होंगे थोड़ा ना, रिलक्टेंस होगी इनके अंदर, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा ना हिचकिचाएंगे, हाँ हिचकिचाहट, आई कुडंट फाइंड द वर्ड। वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स, द रिलक्टेंस ऑफ द वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। एंड व्हाई इज इट सो? वही सेम रीजन है, आपके 3D और 4, आपके D और 4f इलेक्ट्रॉन्स की जो है, D और F सबशेल्स की इन क्षमता जो है नहीं है वो इतनी अच्छी शील्ड करने की, है ना, जिसकी वजह से जो मैंने बोला अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, खींचा चला जाएगा बाहर का वैलेंस शेल है, बाहर का वैलेंस शेल है, इनकी वजह से जो है, इनकी वजह से इनकी D और F जो है, ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू नॉट शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर न्यूक्लियर चार्ज, जिस वजह से जो आपका अटोमिक रेडियस जो है घटेगा, उसी वजह से जो है ये आपके जो है 4s जो है यूजुअली these electrons they are unable to participate in the bond formation, इसीलिए। और ये जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे D और F इलेक्ट्रॉन्स है ना, जहाँ पे वहाँ पे होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। D और F इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी कमजोरी की वजह से, उनकी जो है इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से जो है, अब बाहर के वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जो है खींचे चले जाते हैं, जिस वजह से जो है बेचारा P रह जाता है, वही पार्टिसिपेट करता है ना। अब यहाँ पे तो बोरोन और एल्यूमिनियम में कोई D और F इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन ही स्टेट शो करेंगे, +3 बाकी +1 और +3 भी शो करेंगे, +1 +3 भी शो करेंगे। और डाउन द ग्रुप है +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्या बोलूँ इसको मैं, द रिलक्टेंस और इनर्टनेस मतलब कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे इनर्ट बोलते हैं, रिएक्शन नहीं देगा, ऑफ द वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेवियर एलिमेंट्स यानी कि जिनमें D और F जो है, D और F ऑर्बिटल्स हैं, हेवियर एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक के जितने भी हेवियर एलिमेंट्स हैं, टू टेक पार्ट, ये P ब्लॉक में है ना, रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेवियर एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन because of ineffective shielding,
ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इनर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैवियर एलिमेंट्स है ना, इनर डी एंड एफ, दे विल नॉट शील्ड। इस वजह से जो है आपके जो बाहर के जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में जो है NS इलेक्ट्रॉन्स है, दे डोंट पार्टिसिपेट, and as a result of this the electron pair representing the valence s electrons is more exposed to the nucleus, यानी कि ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाएंगे। these are held tightly by the nucleus and they are not ready for bond formation, ठीक है। लेकिन जो है आपके P अवेलेबल होंगे, इसकी वजह से जो है आपके जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से P वाले तो अवेलेबल होंगे, S वाले अवेलेबल नहीं होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको कोई एक ट्रेंड बता देती हूँ, 3+3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप और +1 की। तो ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना अच्छे से ना। सबसे ज़्यादा जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोरॉन में स्टेबल है, फिर एल्यूमिनियम में, फिर गैलियम में, फिर इंडियम में, फिर थेलियम में, ठीक है। यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे स्टेबल है आपकी थेलियम में, एल्यूमिनियम में, फिर गैलियम में, फिर इंडियम में, फिर है आपकी थेलियम में। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, याद रखना, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं पूछूं आपसे? ये याद रखना, ये ट्रेंड है आपका। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप नंबर 13, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बोरॉन की, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम, और ये है +1 की स्टेबिलिटी, है ना, सबसे ज़्यादा थेलियम में है। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है ग्रुप, बाकी ग्रुप्स में भी प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। जो आपके P ब्लॉक है वो एक एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बताओ आप मुझे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोल दो। आया समझ? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चे पता क्या होता है? आपका जो ग्रुप 13 है, ये आपके P, पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन देखो, मैं आपको बताती हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द रिलक्टेंस मतलब हिचकिचाहट मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल के s इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ हेवियर एलिमेंट्स मीन्स जो ग्रुप में सबसे नीचे होंगे ना, जिनका जो है एटॉमिक मास, न्यूक्लियर जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की वैल्यूज जो बहुत ज़्यादा होंगी, और उनमें जो है शेल्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, reluctance of valence s electrons of heavier elements of P block to participate in bond formation, यानी कि नॉन बॉन्डिंग स्टेट में रह जाएंगे, ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, ठीक है। चाहे कोई भी बॉन्ड हो, आयनिक हो, कोवलेंट हो, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, ठीक है, bond formation because of ineffective shielding, of these electrons from the attraction of nucleus, by intervening D and F electrons। अंदर में जो है ना पेनल्टीमेट शेल है या इनर पेनल्टीमेट शेल है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट में जो है अगर D और F इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाएंगे बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस चार्ज से, जिस वजह से बाहर का जो शेल है वो अंदर की तरफ खींचा चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना आपका एटम, जिस वजह से, और आपको पता है एटॉमिक रेडियस छोटा है तो जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है वहाँ से, है ना।
आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन ही कहाँ से होगी? बाय इंटरवीनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या है, आपके ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 ग्रुप 13, आई एम सॉरी, ग्रुप 13। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS1। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2। और यहाँ पे क्या है? NS2 NP1। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की एक ही जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहाँ पे +2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +2। अब हम सोचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, सबकी +3 हो जाएगी। आसान कहानी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके हैं इसमें क्या रीज़न है? इसमें ये रीज़न है कि जो है आपके ग्रुप नंबर 13 जो है उसमें जो है हैवियर एलिमेंट्स यानी कि जो सबसे निचली पोजीशन में आता है ना, विद हैवी एटॉमिक मास, हायर नंबर ऑफ शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत हाई है, जिनमें हैवियर एलिमेंट्स जो हैं आपके उनमें क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से मेरा मतलब है कि अंदर के ये तो बाहर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, बाहर के शेल की। अब भी सोच लो इनके सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट शेल है, अंदर वाले जो शेल है वहाँ पे डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। डी और एफ शेल्स हैं आपके ऑर्बिटल्स, डी और एफ सब शेल्स हैं ना आपके, डी और एफ। और हमें पता है कि जो डी और एफ है वो सबसे खराब हैं जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग इफेक्ट देने में। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से नहीं बचा पाएंगे। न्यूक्लियस जो है ना वो एक तरह से नज़र रखता है, वो बोलता है इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ही रहे। अब वो कैसे करेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को जो है एटम में ही रखेगा। अब जो है आप सोचो इतने सारे जो हैं ऑर्बिट्स हैं अराउंड, शेल्स हैं अराउंड। अब सोच लो कि ये डी और एफ है ना प्रेजेंट, डी और एफ है, वो इतने अच्छे से शील्ड नहीं करते, जिस वजह से जो है बाहर के शेल की तरफ जो है न्यूक्लियस जो है वो नज़र रख सकता है और उनको जो है अपनी तरफ खींच सकता है। तो यही रीज़न है आपका कि जो पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट है कि इंटरवीनिंग डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के जो शेल्स है ना, बाहर वाले शेल वैलेंस शेल है, उससे अंदर के जो शेल्स है उनमें ये डी और एफ है ऑर्बिटल्स, ये है इनकी वजह से, इनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो बाहर वाले हैं वो अंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं। और यूजुअली हमें पता है ना पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा है? एस की है ना सबसे ज़्यादा। एस वाला ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब है, ये ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब जाएगा, जिस वजह से जो है आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं NS2 ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। यही रीज़न है आपके गैलियम, इंडियम, थेलियम ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो है बाहर वैलेंस शेल के अंदर जो है डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आया समझ? चलो बाकी कल पढ़ते हैं। यू कैन लीव द क्लास नाउ, थैंक यू।